हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के जो हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके यूनिट नंबर सेकंड के पार्ट ए के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हम इसको ऑलरेडी जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं वो पॉलिटेक्निक के जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है उसमें सब्जेक्ट होता है यातायात इंजीनियरिंग के नाम से। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो इसी का ही एक पार्ट है। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारी टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेकंड, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। यूनिट नंबर थर्ड है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। फोर्थ है पेमेंट मटेरियल्स मिक्स डिजाइन एंड पेमेंट डिजाइन। फिफ्थ यूनिट है हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसका जो पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का होगा और प्रत्येक यूनिट से 14-14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए, और हमें जो स्टडी करनी है इसके अंदर वो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज। तो यहां से हम पहले बात करते हैं कि जो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि सेकेंड यूनिट जो है काफी महत्वपूर्ण यूनिट है, तो इस यूनिट से भी काफी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये क्वेश्चन आपका 2014, 15, 19, 20 और 21, 22 में पूछा गया है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ रोड। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2013, 14, 17, 18 और 21, 20 और इस साल भी इसके आने की संभावनाएं ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन द साइड डिस्टेंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें क्या करना है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है उसको हमें ड्राइव करना है। तो ये क्वेश्चन भी अल्टरनेटिवली कई बार आपका पूछा गया, जैसे कि 2015, 16, 18, 19 और 21, 22 में भी पूछा गया है और इस साल भी इसके आने की संभावनाएं ज्यादा है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन सुपर एलिवेशन और ड्राइव एन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ठीक है, अल्टरनेटिवली यदि देखा जाए तो जैसे कि आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है और ये सुपर एलिवेशन है, तो ये क्या करते हैं कि कभी कभी इसको थ्योरी में लिखने के लिए भी दे देते हैं और कभी कभी इनसे न्यूमेरिकल भी आपका आ जाता है। और अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। और जब हमें ये पता लग जाता है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, तो उसके बाद उस यूनिट को पढ़ना, समझना, ठीक है, और उसको याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यदि हम इस यूनिट के सिलेबस की बात करें कि जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन IRC 73 लेटेस्ट डिवीजन, यदि हम सिलेबस की बात करें तो हम इसको एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। तो इसमें पहला क्या है कि आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन IRC 73 लेटेस्ट जो इसका रिवीजन है। नेक्स्ट में हम बात करें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की। ठीक है, कि जो रोड से आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसमें बात करें कैम्बर की। कैम्बर क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं जो कैम्बर को प्रभावित कर सकते हैं आपके, क्या कैम्बर का रोल होता है आपका। सिमिलरली ऐसी नेक्स्ट में फिर स्टडी करेंगे टॉपिक में शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, ठीक है, रोड में कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम फिर बात करेंगे इसी इसी के अंतर्गत साइड डिस्टेंस की। साइड डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, साइड डिस्टेंस जो होती है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देन
नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व्स की। हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते क्या हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उसके लिए इक्वेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे सुपर एलिवेशन की, कि सुपर एलिवेशन क्या होता है, रोड में कहाँ पर सुपर एलिवेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें हम इसकी डिटेल में आगे चलकर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट में हम टॉपिक पढ़ते हैं फिर एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या होती है आपकी, ठीक है, कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, और उसके लिए आईआरसी के क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। देन लास्ट में हम स्टडी करेंगे ट्रांजिशन कर्व्स एंड ग्रेडियंट, कि ट्रांजिशन कर्व्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। तो चूंकि यूनिट काफी बड़ी है आपकी, ठीक है, आसान भी है, ठीक है, यदि आप इसे प्रैक्टिकली नॉलेज से यदि जोड़ के देखते हो तो इसको पढ़ना समझना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसलिए इस यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम यहाँ पर केवल पार्ट ए के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस यूनिट के अंदर रखे गए हैं और आप लोग पहले से इसकी स्टडी भी किए हो, तो इसलिए समझना है और इसको पढ़ना भी काफी आसान हो जाता है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले, या आपकी कोई भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट की कोई भी आपकी यूनिट है, तो यदि हमें बेसिकली ये आइडिया पता लग जाए कि ये है क्या और क्यों हम स्टडी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होती है, तो इतना चीजों का ज्ञान होने के बाद कोई भी सब्जेक्ट कोई भी यूनिट याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम उन चीजों को प्रैक्टिकली नॉलेज से जोड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी सारी चीजें होती हैं कि जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनको अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़कर देखते हैं कि जो चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं, तो उनको समझना ज्यादा इजी हो जाता है। केवल यही नहीं होता कि केवल बुक की लैंग्वेज पढ़ी और उसको हम याद कर रहे हैं बार बार और फिर बार बार हम भूल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने आसपास की जो चीजें हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है कि जब आप अपने आसपास उन चीजों को देखते हो तो उसको ज्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार बुक की लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली जोड़ देते हैं तो तुरंत चीजें समझ में आ जाती है। तो हमारे इस यूनिट को पढ़ने के तीन क्वेश्चन है, कि पहला किस यूनिट है कि आपका, और दूसरा कि हम इस यूनिट की स्टडी क्यों करें, और तीसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि इसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है आपका, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि हमारी यूनिट थी आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो हम पहले बात करें कि ज्योमेट्रिक डिजाइन आपका होता क्या है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, कि जो हमारी रोड है, ठीक है, तो जो रोड होती है हमारी, तो रोड की लेआउट और उसकी डायमेंशन को, ठीक है, उसको डिफाइन करना और उसको इस प्रकार बनाना कि उसमें जो ट्रैफिक फ्लो है वो कंफर्टेबल तरीके से उसका मूवमेंट हो, ठीक है, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो कम से कम हो, और जो उसकी कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की वो कम से कम हो सकती है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन करने का आपका उद्देश्य हमारा होता है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग बनती है या रोड बनती है आपकी, ठीक है, तो उसका बेसिकली पर्पज यही है कि जो उसकी पहले लेआउट बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो डायमेंशन है उसको डिफाइन करते हैं, उसमें कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो और वो कंफर्टेबल हो, इफिशियंट हो, इफेक्टिव हो और सेफ हो, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि हम ज्योमेट्रिक डिजाइन की स्टडी क्यों करें, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन की स्टडी करने के पीछे जो मोटिव है, ठीक है, हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ अब, कि इसके पीछे जो मोटिव रखा गया है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन जो होता है, जो रोड का जो ज्योमेट्रिक हम लोग डिजाइन करते हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है, पहला है कि सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ्टी क्या है, कि सेफ्टी कि जब हम आईआरसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब हम ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं रोड का, ठीक है, तो उसमें पहली तो ये चीज आती है आपकी कि जो साइट डिस्टेंस होती है आपकी, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें देखा देखा जाता है कि रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स, कि जितने भी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है उसको कम से कम किया जाता है।
इम्प्रूविंग ड्राइवर परसेप्शन, मतलब जब हम रोड को डिजाइन करें तो हमें ये भी ध्यान रहे कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाने वाला आपका ड्राइवर है, ठीक है, वो परसेप्स कर ले, वो देख ले कि जब वो रोड पे जा रहा है अपनी गाड़ी लेके, उसे सामने की जो चीजें हैं वो सही प्रकार से विजिबल है या नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो ट्रैफिक इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव करना। ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है कि ट्रैफिक इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको हम समझ सकते हैं कि जैसे आपकी डिजायर्ड स्पीड है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, और उसका जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, इसका स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इस चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड में इसमें बताया था कि जो कॉस्ट की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग करते हैं उसमें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो रोड बनाने में जो लागत हो, जो कॉस्ट आती है वो हमारी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और उस पर जो एनवायरनमेंट पर पड़ने वाला इफेक्ट है कि जैसे मान लीजिए हमें कहीं से रोड बनाने, कहीं से मान लीजिए कहीं पे जंगल आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रहे कि उससे एनवायरनमेंट भी आपका प्रभावित ना हो, कम से कम वनों की कटाई हो, ताकि जो वनों में रहने वाले जीव जंतु वो भी सेफ तरीके से, तो इसलिए एनवायरनमेंट पर भी इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ये भी ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है। जो आप रोड डिजाइन करो तो वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म तक के लिए उसको यूज किया जा सके। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की कि जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ठीक है, उसकी हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कहाँ कहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हाईवे डिजाइन में हम लोग यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो जितना हाईवे की जो रोड बनती है आपकी, ठीक है, चाहे वो आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो, या आपका रूरल रोड्स हो या अर्बन रोड्स होती हैं आपकी, ठीक है, तो वहां पर ज्योमेट्रिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। जितने भी अर्बन रोडवेज होती है आपकी, वहां पे जरूरत पड़ती है। इंटरसेक्शन और इंटरचेंज बनाने के लिए भी ज्योमेट्रिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। रेलवेज में इसका यूज किया जाता है, जितना भी रेलवेज के प्लेटफॉर्म बनते हैं, रेलवे ट्रैक बनते हैं आपके, सभी में आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन यूज किया जाता है, क्योंकि बिना ज्योमेट्रिक डिजाइन के कोई भी ट्रैक, कोई भी रोड संभव है ही नहीं है। और जितने भी इसके अलावा अदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, ठीक है, पोर्ट्स यानी कि जितने बंदरगाह होते हैं, तो वहां पर भी उनको भी ज्योमेट्रिक डिजाइन के अकॉर्डिंग ही उन चीजों को सब कुछ डिजाइन किया जाता है। अब अब हम बात करते हैं अपने जो सिलेबस के टॉपिक की, ठीक है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ऑफ रोड्स, मतलब जो रोड के जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके। तो रोड के जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है हमारे, उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जैसे कि इसमें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट का मतलब होता है कि जब हम रोड का डिजाइन, रोड की ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक को डिजाइन करते हैं, तो वहां पर कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जिसकी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहला आता है विड्थ ऑफ कैरिज वे, ठीक है। आपने जैसे कि पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि आपका हाईवे इंजीनियरिंग के नाम से एक सब्जेक्ट होता था, तो वहां पे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे इसे विड्थ ऑफ कैरिज, और हिंदी मीडियम में इसको पढ़ते थे हम यान पथ के नाम से, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में यान पथ भी बोलते हैं। और ये होता क्या है कि जनरली ये वो पथ होता है जिस पर हमारा व्हीकल रन करता है, जिस रास्ते पर, जिस पथ पर हमारा व्हीकल रन करता है उसे हम यान पथ या विड्थ ऑफ कैरिज के नाम से भी जानते हैं। यदि हम सिंगल लेन रोड की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 3.75 मीटर रखी जाती है। और यदि हम टू लेन की बात करें, डबल लेन वाले ट्रैक की बात करते हैं, तो वहां पर इसकी जो विड्थ होती है रोड की वो 7 मीटर रखी जाती है, यानी कि 3, ठीक है। और इस इसको जैसे कि एक ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बीच का जो रास्ता होगा जहां पर आपका व्हीकल रन करता है उसको कैरिज वे बोलते हैं,
ठीक है, और ये साइड में आपके शोल्डर को भी दिखाया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है, सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर होगा, और टू लेन के लिए इसकी जो चौड़ाई होगी 7 मीटर। ठीक है, यदि कर्व को अपने रेज कर दिया गया है टू लेन के लिए, तो उस केस में आपकी 7.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट कैरिज के लिए जो इसकी चौड़ाई है वो 5.5 मीटर है, और मल्टी लेन के लिए 3.5 मीटर रखी जाती है। जी, अब बात करते हैं कर्व की। ठीक है, तो कर्व, जैसे कि जब आप रोड पे जाते हो, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे कि फिगर में आपको दिखा गया है, तो जो आपका रोड होता है, ठीक है, और आपने उस रोड के किनारों पर आपने पत्थर लगे हुए देखे होंगे, जिस पर अल्टरनेटिव कलर से मार्किंग भी की जाती है आपकी। ठीक है, तो रोड के किनारे जो होते हैं आपके, जहाँ पे आपके पत्थर लगा दिए जाते हैं, उससे ही उन किनारों को ही क्या क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, देखिए, जब फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे हम कर्व कहते हैं। ठीक है, जब आप रोड पे निकलते हो, तो रोड पे आपको ये चीजें आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि यही ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है आपका। बात करते हैं इसके रोड मार्जिन की। ठीक है, तो रोड मार्जिन की देखिए कि इसमें क्या है कि जो ये वाला रास्ता है, ठीक है, तो जितने रास्ते पर आपका जो व्हीकल का होता है आपका, ठीक है, तो व्हीकल का ट्रैक छोड़ने के बाद आपने देखा होगा कि रोड के साइड में कुछ जमीनें खाली पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो कैरिज वे को छोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए ये जो रास्ता आपका फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला एरिया है रोड का, इसको तो बोलते हैं कैरिज वे। और यदि आप इस लाइन के बाहर जितनी भी जगह खाली पड़ी है, ठीक है, इसके अलग, ये सब किस में आता है आपका, ये रोड मार्जिन में। तो रोड मार्जिन का मतलब कि अतिरिक्त जगह, ठीक है, जिसको हम लोग शोल्डर के लिए, फुटपाथ के लिए और पार्किंग लेन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि अ, जो ये होती है कि टोटल विड्थ। ठीक है, तो जितने जो रोड की जो टोटल विड्थ है, टोटल चौड़ाई होती है, ठीक है, जिसको हम पथ, हिंदी में सड़क पथ चौड़ाई भी बोल देते हैं, ठीक है, या निर्माण तल की चौड़ाई भी बोल देते हैं इसको, वो हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और इसके अंतर्गत आपका कैरिज वे प्लस शोल्डर, ठीक है, यदि इन दोनों की यदि आप डायमेंशंस को जोड़ दें, तो वो आपकी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। अब हम आईआरसी ने कुछ रिकमेंड किए हैं यहाँ पे कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, कि नेशनल हाईवे होते हैं आपके, स्टेट हाईवे होते हैं आपका, उन सभी के लिए इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अलग अलग होते हैं सभी के लिए। ठीक है, तो यदि हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं, और प्लेन, ये एक तरफ प्लेन एरिया रखा गया है और दूसरी तरफ आपका माउंटेन एरिया रखा गया है, तो नेशनल हाईवे के लिए इसको 12 मीटर, ठीक है, इसकी विड्थ रखी गई है। और यदि माउंटेन एरिया की हम बात करें, पर्वतीय क्षेत्र की, तो वहां पर इसकी विड्थ रखेगी 6.25 मीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें, तो टू लेन के लिए 9 मीटर हो जाएगी इसकी, और माउंटेन में यदि आप जाते हो तो वहां पे हो जाएगी इसकी सिंगल लेन के लिए 4.75 मीटर। अदर डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें, तो सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर, और डबल लेन के लिए 9 मीटर। और ऐसी यदि माउंटेन की बात करें, तो वहां पर इसकी विड्थ होगी 4.75 मीटर, जो कि सिंगल लेन के लिए होती है। विलेज रोड की यदि हम बात करें, तो इसकी जो विड्थ होगी वो 7.5 मीटर। और यदि माउंटेन एरिया की हम बात करते हैं, तो वहां पर इसकी सिंगल लेन की विड्थ हो जाएगी 4 मीटर। अब बात करते हैं राइट ऑफ वे। ठीक है, तो राइट ऑफ वे यानी कि होता क्या है कि आप जानते हो, इसे बोलते हैं मार्ग का अधिकार। कि जब आप, हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, तो उस रोड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, हमें एक लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट से मिलती है, जिसको हम राइट ऑफ वे भी कहते हैं। तो राइट ऑफ वे, जिसको शॉर्ट में कभी कभी ROW के नाम से भी कहा जाना जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या कि लीगल अथॉरिटी होता है। ठीक है, एक रूल होता है आपका,
ठीक है, कि जो रोड का जितना भी पोर्शन होता है, जितना भी रोड पे हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसके लिए जो हमें एक सरकार से अथॉरिटी मिलती है, परमिशन मिलती है काम करने के लिए, उसे राइट ऑफ वे कहा जाता है। आपने पॉलिटेक्निक में पढ़ा होगा, ठीक है, जब हम हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो वहां पे आता था कि मार्ग अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ वे को यदि हिंदी में कहा जाए तो उसे मार्ग अधिकार बोलते हैं हम लोग। यानी कि मार्ग पर कार्य करने का जो अधिकार जो आपको सरकार से प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसे बनाने के लिए, उसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। ठीक है, जनरली जब आप रोड से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जगह जगह जब रोड बनती है, ठीक है, तो वहां पर साइड में स्ट्रिप लगा देते हैं वे लोग। ठीक है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन काम करने की या मेंटेनेंस चल रहा है तो आपका, तब भी वे लोग वहां पे साइड में स्ट्रिप लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां उन्हें कोई भी दूसरी जो एजेंसी होती है वहां उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि इसे लीगली अथॉरिटी वहां पे काम करने की मिली हुई होती है। अब बात करते हैं इसके कैमर की। ठीक है, तो कैमर क्या होता है? कैमर होता है ये ढलान होता है आपका। ठीक है, आपने देखा होगी रोड जो होती है आपकी वो सेंटर से थोड़ा हाई होती है, और यदि आप उसके एज पे चले जाओगे कॉर्नर पर तो वो थोड़ा डाउन होती है। तो ये जो होता है, ये जो डाउनवर्ड आपका स्लोप होता है, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं कैम्बर। और जनरली इसको प्रोवाइड कराने का जो रीजन होता है आपका, ठीक है, क्या है कि कैम्बर होता क्या कि सेंटर लेवल थोड़ा उठा दिया था, और जो इसका एजिस होता है वहां पे थोड़ा डाउन कर दिया था, जिससे जो बारिश वगैरह का जो पानी होता है तो वो आपके रोड से आउट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रोड की जो एज होती है, रोड का जो काल होता है, जो समय होता है, जो एज होती है वो बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे जो, यदि हम इसके टाइप्स की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कैम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि पहले प्रकार का जो कैम्बर है वो है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यदि हम इसके स्लोप की बात करें, ठीक है, तो ये सेंटर लाइन को ज्वाइन करते हुए रखा जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन कैम वही कैम्बर आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहलाता है, यानी कि जो ढलान नॉर्मल तरीके से वहां पे देते हैं, तो इसका होता है W/2N। ठीक है ना, W इसमें बिठते हैं, और इसमें जो N है वो अनिन N होता है, यानी कि स्लोप जो इसमें रखा जाता है आपका वो स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहलाता है आपका। दूसरे में हम बात करते हैं बैरल कैम्बर की। तो बैरल कैम्बर होता है आपका, ये दो प्रकार का आपका हो सकता है, दो नाम से आपको देखने को मिल सकता है, एक पैराबोलिक होता है और दूसरा आपका होता है इलेप्टिकल। यानी कि पैराबोलिक जाने तो परवलयकार होता है आपका, ठीक है ना, इलेप्टिकल बोले तो दीर्घवृत्ताकार हो सकता है आपका। तो आपने देखा होगा कि जो राइट जो रोड्स होती हैं आपकी, जो से टू लेन्स होती हैं आपकी, ठीक है, तो आपने वहां पर कुछ ढलान इस प्रकार का वहां पे देखा होगा, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो क्राउन होता है, क्राउन का मतलब जो टॉप होता है, ठीक है, उसको रोड के एंड तक दोनों साइड से, ठीक है, इस प्रकार से वहां पे ढलान दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्लोप प्रोवाइड, इसकी जो ज्योमेट्री इस प्रकार की बनती है, यदि पैराबोलिक बनता है उसका आकार तो पैराबोलिक कैम्बर कहलाता है आपका, इलिप्टिकल होगा तो इलिप्टिकल भी हो सकता है आपका। ठीक है, और तो उसको बैरल कैम्बर भी कह देते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिट कैम्बर की। तो कंपोजिट का मतलब होता है कि जिसमें आपका स्ट्रेट भी हो और पैराबोलिक भी हो सकता है। यानी कि यदि स्ट्रेट और बैरल, यदि आप दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्रकार के कैम्बर को जोड़ देते हैं, तो वो जो तीसरे प्रकार का जो कैम्बर बनता है आपका, वो आपका कंपोजिट कैम्बर कहलाता है। जनरली जितने भी हमारे हाईवे बनते हैं सभी में कंपोजिट कैम्बर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप रोड पे निकलते हैं तो रोड की जब ज्योमेट्री आप देखोगे बड़े ध्यान से, तो आपको हर चीज बड़ी क्लियर तौर तरीके से वहां पे आपको देखते ही समझ में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेट कैम्बर और प्लस बैरल कैम्बर, बैरल में दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक आपका पैराबोलिक होता है और दूसरा इसमें इलेप्टिकल, या तो इलेप्टिकल हो या पैराबोलिक। ठीक है, यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो तीसरा कैम्बर बनता है आपका, वो आपका कंपोजिट कैम्बर कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम एक, जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया है, ठीक है, सेंटर में थोड़ा सा पैराबोलिक होता है, और यदि इसके एज पे जाओगे तो आप वो थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट कैम्बर कहलाता है। अब
जो हमारे किसी भी जो हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होता है उसके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैम्बर को प्रोवाइड कराने का कि रोड कंस्ट्रक्शन में कैम्बर क्यों लगा रहे हैं, इसके भी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी अभी, कि इसमें वाटर ड्रेनेज को इफिशियंट बनाया जाता है। मतलब क्या कि जब बारिश पड़ती है, आपके आपने देखा होगा कि आपने किसी भी रोड से आप जाते हो तो जब बारिश पड़ती है, ठीक है, तो उसके जो बारिश का पानी होता है उसके ढलान से नीचे एज की तरफ जाता है। इसका कारण क्या है कि यदि पानी आपका रोड पर रुकता है तो उससे रोड की क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि वाटर जो होता है, जो बारिश का पानी होता है आपका, उसका स्मूथली जो फ्लो हो जाए उसके एंड की तरफ, वो उसके सेंटर पॉइंट पर जमा ना हो, ताकि आपकी रोड की जो लाइफ है वो ज्यादा हो। सरफेस प्रोटेक्शन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपका इफिशियंट होगा तो आपका सरफेस की प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। यदि आपका पानी का जल भराव आप रोड पे देखते हैं तो उसमें सरफेस, उसकी जो अपर लेयर होती है रोड की, वो खराब होने लगती है, उसकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और इससे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे जो पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कि जो आपने जो रोड बनाई है, यदि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो कैम्बर यदि आपने प्रोवाइड किया है तो वहां पर उसके जो पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी है, जो आपके रोड की जो लाइफ है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट में बताया कि वो है इंक्रीज सेफ्टी, ठीक है। मतलब कि उससे होता क्या कि जब आपने कैम्बर दिया, सपोज करिए आपकी बारिश पड़ रही है, ठीक है, पानी का जल भरा हुआ है, ठीक है, तो जो वहां पे आपके गाड़ी के जो ड्राइवर्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि रोड की जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली वो जज नहीं कर पाते कि सामने रास्ता कैसा है आपका, ठीक है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आपने कैमर वहां पे दिया है, रोड का कंटिन्यू यदि बारिश पड़ रही है तो पानी क्या होता है, रोड पे जल भराव नहीं होगा, जिसके कारण जो रोड पे चलने वाले जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि उनके लिए विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है, ठीक है। यदि विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। अब बात करते हैं शोल्डर की, ठीक है। तो शोल्डर्स में जनरली होता क्या है कि जो यदि आप कैरिज वे को छोड़ दोगे, ठीक है, कैरिज वे वो जगह होगी आपकी कि जहां पर आपकी गाड़ी चल रही, जैसे कि आप स्क्रीन में फोटो में ध्यान से देखिए, इतना जो पोर्शन है, ठीक है, ये कैरिज वे है। यदि आप इसको छोड़ते हो और साइड में क्या है आपका, साइड में आपने देखा कुछ रास्ता कच्चा छोड़ देते हैं, इंटरलॉक टाइल्स वगैरह लगा देते हैं, तो वो जो साइड में जो रास्ता आपको दिया जाता है इमरजेंसी गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, वो हमारा कहलाता है शोल्डर, ठीक है। तो जो आईआरसी होता है, इंडियन रोड कांग्रेस, जनरली वो बताता है कि जो मिनिमम जो शोल्डर की जो विड्थ होती है वो 2.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है। और इसमें जनरली इसको रफ रखा जाता है, रफ इसलिए रखा जाता है ताकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो जनरली इसका यूज ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि जनरली इसको व्हीकल को स्टॉप करने के लिए रखे जाए जो फुटपाथ पे जो चलने वाले लोग हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका सही से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और इसके जो एजिस होते हैं रोड की, ठीक है, वो उनके खराब होने की संभावनाएं भी कम हो, इसलिए रोड शोल्डर वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइट डिस्टेंस की। साइट डिस्टेंस जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनरली हर बार यहां से एक क्वेश्चन, चाहे थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल का हो, जनरली यहां से आता ही आता है आपका। तो साइट डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा पॉलिटेक्निक में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही था ये आपका साइट डिस्टेंस। तो साइट डिस्टेंस होता क्या कि जब आपका एक ड्राइवर, ठीक है, कि रोड की वो दूरी की, जब आपका ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सही से जहां तक वो रोड को देख पा रहा है, ठीक है, जहां तक उसे रोड दिखाई दे रही है, उसकी दृष्टि रोड को देख पा रही है, ठीक है, वो रोड की सेंटर लाइन को जहां तक देख पा रहा है कि सामने से गाड़ी आती हुई नजर आ रही है नहीं, उसकी जो दूरी है कि जहां तक वो आंखों से अपना रोड को देख पा रहा है, उसकी साइट डिस्टेंस कहलाती है,
ठीक है। और यदि हम इसके फैक्टर्स की बात करें कि जो साइट डिस्टेंस होता है, यानी कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की जो दृष्टि होती है जब रोड पे वो देखता है चलते हुए, वो किन किन कारणों से अफेक्ट हो सकती है, तो उसमें आपका डिजाइन स्पीड हो सकती है आपकी, ठीक है। व्हीकल की जो डिजाइन स्पीड है उससे अफेक्ट हो सकती है। रिएक्शन टाइम हो सकता है। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि जैसा मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, कि सामने से अचानक गाड़ी जा रही है और सामने से मान लीजिए अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो क्या हो सकता है कि वो ब्रेक लगाने के लिए सोचता है, तो यानी कि अपना रिएक्शन करने के लिए जो समय लेता है उसे हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस, आपने देखा हो कि जब मान लीजिए सपोज करी गाड़ी आपको सड़क से रोकना है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है या आपका कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, कोई व्हीकल अदर्स आ रहा है, तो उसको देखकर जब आपने ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने के बाद आप देखते हो थोड़ी दूर के लिए आपकी जो गाड़ी होती है वो ट्रेवल करती है, वो जाती है थोड़ी दूर के लिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद जो थोड़ी दूर वो दूरी कवर करती है। रोड ज्योमेट्री, ठीक है, तो रोड ज्योमेट्री से भी आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी कर्व्स होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है, तो वहां पे विजिबिलिटी आपकी कम होती है। लेकिन यदि आप मैदानी क्षेत्र में आ जाते हो, प्लेन क्षेत्र में आ जाते हो, तो वहां पर गाड़ी को रन करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा दूर तक हो सकती है आपकी, ठीक है ना। लेकिन हिल्स और कर्व वाले क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो वहां पर विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है, जिससे गाड़ी चलाने में थोड़ी समस्या होती है। यदि हम बात करते हैं अब इसके साइट डिस्टेंस की, तो साइट डिस्टेंस काफी प्रकार की होती हैं, जिसमें कि पहला होता है आपका स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस क्या होता है आपका, आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि यदि हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं तो इसको समझना और पढ़ना भी और ज्यादा आसान हो जाता है। तो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है आपका, ये ना यहाँ पे देखिए डायग्राम में ध्यान से, कि जब गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और उसने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब गाड़ी रोकनी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो दूरी होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब, कि जब अपने ऑब्जेक्ट को देखकर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जब आप मार्केट से निकलते हैं तो आप सिग्नल देखते हैं, वहां पे हर चौराहे पर आपको सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होता है कि आपकी जो जेब्रा लाइन होती है उससे लगभग 50 मीटर पहले आपको रुकना होता है, तो आप क्या करते हैं, पहले ही उसको स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको स्टॉप करनी है। तो जब ऑब्जेक्ट को देखकर या किसी वस्तु को देखकर हमें अब ड्राइवर को गाड़ी रोकना होता है, तो वो उसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इसको भी हमें एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब आपका डायग्राम को देखिए बड़े ध्यान से, कि जब आप किसी चौराहे से गाड़ी क्रॉस कर रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि सामने से कोई गाड़ी आपकी इधर से क्रॉसिंग कर रही है, ठीक है। तो इधर से क्रॉस करते हुए आपने देखा कि और आप इधर से जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी दृष्टि उस क्रॉसिंग करते हुए, ठीक है, जो गाड़ी है दूसरे वाली उसको देख पा रही है, और आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा समय लोगे उसे पास कराने के लिए। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पर देखा होगा कि जब गाड़ी क्रॉस करती है एक दूसरे को, ठीक है, तो वो आप हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कहलाती है। अब बात करते हैं ओवर साइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, जिसे कि संक्षिप्त में शॉर्ट में ओएसटी के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो जनरली जैसे कि हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें किसी गाड़ी से आगे जाना होता है, कि जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि आगे निकलने के लिए, आगे क्रॉस करने के लिए आपको ये भी विजुअलाइज करना पड़ता है कि सामने से कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही, तो इतना हमें विजुअल करना पड़ता है। तो उसे जब आप ये देखते हुए कि आपके जो सामने वाला व्हीकल है, ठीक है,
ठीक है, वो स्लो स्पीड पे चल रहा है या तो यहाँ से जब आप लोग इसको पीछे छोड़ते हुए साइड से आगे निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस आप तय करते हैं उसे ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस ही कहा जाता है, और इसे कभी कभी पासिंग साइट डिस्टेंस के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेड लाइट साइड डिस्टेंस की। तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होता है कि जनरली जब नाइट में आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो उनकी लाइट लाइट क्या होती है, वो ऑन कर लेती है। ठीक है, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस का मतलब कि गाड़ी की हेडलाइट से जहां तक ड्राइवर उसको रोड को विजुअलाइज कर पा रहा है, जहां तक उसकी दृष्टि रोड पर जा पा रही है, वो जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट से लेके और ड्राइवर के हेड तक की जो डिस्टेंस है उसे हेडलाइट साइड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, रात में और आप देखते हैं कि रोड पर जब गाड़ी की आप हेडलाइट ऑन करते हैं, ठीक है, तो जहां तक आपकी लाइट की रेंज है, ठीक है, तो ड्राइवर क्या करता है, उतनी ही दूरी तक वहां पर रोड को देख पाता है, तो वो जो डिस्टेंस है उसे हेडलाइट साइड डिस्टेंस के नाम से कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट इसका जो टाइप आता है आपको, वो होता है आपका सेफ साइड डिस्टेंस। तो सेफ साइट डिस्टेंस क्या होता है कि जब आप किसी इंटरसेक्शन जो होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, आपने क्रॉसिंग पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो जो मान लीजिए रोड है आपकी, एक क्रॉसिंग है आपकी, ठीक है, तो जब आप किसी भी इंटरसेक्शन, किसी भी चौराहे, किसी भी तिराहे से मुड़ते हैं, कट करते हैं, तो जो वहां पर आप सेफली एंटर कर जाते हैं, ठीक है, आपको विजिबिलिटी है आपकी, ठीक है, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कि आप बड़े आराम से सेफ तरीके से, ठीक है ना, उस तिराहे से, उस चौराहे से आप पास हो जाते हैं, चाहे आप इधर जा रहे हो, चाहे आप लेफ्ट में जा रहे हो, चाहे आप स्ट्रेट में जा रहे हो। ठीक है, तो जब आप किसी भी इंटरसेक्शन को पास करते हैं, उससे गुजरते हैं, ठीक है, तो और सेफली तरीके से, तो उसे हम कहते हैं सेफ साइट डिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि जनरली एक क्वेश्चन होता है कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला हमें निकालना होता है कि भी होता क्या है और कैसे हम लोग उसे निकालते हैं। तो मैं अब बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या होगा, एक क्वेश्चन हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ड्राइव करने के लिए जनरली पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं कि पहले हमें ये पता होना कि स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस जो होता है वो होता क्या कि लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के सम को ही स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कहते हैं। एक फॉर्मूले के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब इसमें यह होता है कि लेग डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, जब तक हमें लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का ना पता हो तो हम इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे। तो जो लेग डिस्टेंस होता है वो होता क्या कि रिएक्शन के टाइम के समय जो गाड़ी आपकी डिस्टेंस कवर करती है उसे लेग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको लगा कि ये गाड़ी आपकी रोकनी चाहिए आपको। ठीक है, तो उस समय जो आपका विचार है रोकने के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए, तो आपने क्या किया, गाड़ी के स्पीड को आप धीरे धीरे स्लो करते हैं। ठीक है, तो उतने जो डिस्टेंस वो कवर करता है उस 2 से 3 सेकंड में, उसे लेग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, तो लेग डिस्टेंस होता है बराबर v इंटू टी। तो ये होता क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चाल गुना समय से। तो v इसमें आपकी वेलोसिटी है जिसे मीटर पर सेकंड मिलते हैं, और टी इसमें समय है। ठीक है, तो दूरी बराबर होगा आपका चाल गुना समय, यानी कि v इंटू टी। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जब आप ये विजुअलाइज कर लेते हो कि ऑब्जेक्ट अब सामने आ गया है, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद आप देखो कि गाड़ी कभी भी सडनली नहीं रुकती, तो ब्रेक लगाने के जब हम धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं तो कुछ दूरी वो 20 से 30 मीटर कवर करती है। ठीक है, तो उतनी दूरी में जो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब ये निकलता कैसे है? ठीक है, तो इसमें दो चीजें हमें देखनी होती हैं कि एक तो वो कि फ्रिक्शन के कारण
जो व्हीकल होता है आपका, ठीक है, उसका वर्क डन कितना होगा, ठीक है। और दूसरा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन जो होता है FWL होता है आपका, ठीक है, जैसे कि आपके मेंशन किया है मैंने आपको यहाँ पे। अब ये F होता है फ्रिक्शन, ये वाला F, ठीक है। W आपका वेट होता है, और L होती है डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। तो वर्क डन जो निकलता है आपका फ्रिक्शन के कारण होता है FWL। यदि काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इसका मास है, और वी जो गाड़ी है आपकी उसकी डिजाइन स्पीड है, ठीक है। तो ये कितना होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको एम भी ले सकते हैं, मास को एम भी पढ़ सकते हैं, और ठीक है मास, और मास बराबर होता है W/G, ये, ठीक है। जो एम बराबर होता है आपका W/G होता है आपका, ठीक है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और आपके वर्क डन को बराबर कर देते हैं, तो यहां से हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं कि FWL बराबर WV² / 2G, ठीक है। तो यहां से W आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा आपका, ठीक है। और जो आपका L बचता है, ये L इधर आ जाएगा, और F आपका इधर आ जाएगा। तो ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है हमारी, वो आ जाती है आपकी L = V² / 2GF, ठीक है। और जो टोटल SSD हमारी निकली है, ठीक है, जो टोटल हमारी SSD निकलती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकलती है, तो दोनों का सम होती है वो लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लेग डिस्टेंस हमारी थी VT, और ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हमारी निकल का ये वो आई आपकी V²/2GF। तो यदि हम दोनों का सम कर दें कि VT + V²/2GF, तो ये आ जाती है हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक छोटा सा डेरिवेशन है ये आपका, जिसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। और काफी बार ये आपका यहाँ तक निकालने के लिए आया हुआ है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली आपको यहीं तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि हम आगे चलकर ग्रेडियंट की इसकी बात करें, तो ग्रेडियंट असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो उस केस में हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं कि L बराबर V²/2G F + N/100, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि ग्रेडियंट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में है, मतलब जैसे गाड़ी आप, रोड जो होती है आपकी, यदि नीचे की तरफ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ढलान पर है, तो उस केस में आपका जो SSD होगा आपका, वो कैसे निकलेगा, SSD + VT, यानी कि जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया आपका, इसी में ही यहाँ पे हम L की वैल्यू रख देंगे आपका VT + V²/2G F ± 0.00N। और जनरली हमें जो फॉर्मूला करना है, ड्राइव करना, वो जनरली आपका यहीं तक है, और यहीं तक ही क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम एग्जाम के देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 km/h, टेक द टोटल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.35। अब देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, हमें केवल हर चीज की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, केवल हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद हमारा आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो जो डिजाइन स्पीड है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, वो कितनी है, 100 km/h। जो आपको क्वेश्चन में हमेशा डिजाइन स्पीड दी जाएगी, वो 100 km/h होती है, ठीक है। डिजाइन स्पीड यदि क्वेश्चन में दी गई है तो बेस्ट है, यदि नहीं दी जाती है तो आप ये मान के चले कि जो प्लेन क्षेत्र होते हैं, जितने मैदानी एरिया होता है आपका, वहां पर आपका डिजाइन स्पीड जो होती है आपकी व्हीकल की, वो 100 रखी जाती है, 100 km/h। और यदि वो हिल एरियाज है आपका, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर इसकी जो स्पीड होगी 50 km/h रखी जाती है। अब देखिए जो रिएक्शन टाइम है यानी कि T, वो हमारा 2.5 सेकेंड, ये भी गिवन है मैं।
और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि घर्षण गुणांक, जिसको एफ पढ़ते हैं, जो हमने इक्वेशन में ड्राइव किया है, वो दिया है 0.35। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा एसएसटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो एसएसटी का जो हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है वो है एसएसटी बराबर वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। अब हमारे पास वी भी है, टी भी है, जी हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण 9.81, एफ 0.35 है, और वी यानी कि जो डिजाइन स्पीड है, अब जो हमें क्वेश्चन में दी जाती है डिजाइन स्पीड, वो जनरली हमारा किलोमीटर पर आवर में होती है। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना होता है इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो यदि आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 100, ठीक है, या तो आप इसे 3.6 से डिवाइड कर दीजिए। तो यदि किलोमीटर पर आवर को आप 3.6 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अदरवाइज जैसे कि आप जानते हैं कि किलोमीटर को 1000 कर लेना और फिर उसको 3600 से डिवाइड कर देना, तो भी आपका 27.78 मीटर पर सेकेंड ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं 3.6 से। ठीक है, तो आपका जो आंसर आपका आएगा डिजाइन विंड स्पीड का, वो आएगा आपका मीटर पर सेकंड, और कितना आएगा आपका 27.78 मीटर प्रति सेकंड। अब जो आपका जनरली फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं कि एसएसटी बराबर कितना होता है, वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf होता है। वी हमारा निकल के आ गया आपका 27.78, ठीक है, टी रिएक्शन टाइम है 2.5, वी आपने निकाल लिया इसका स्क्वायर अपॉन 2, जी का मान हमें पता ही है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, 9.81, और एफ कितना हमारा 0.35। ठीक है, तो एस एस टी जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो हमारी कितनी आ जाती है आपकी 181.83 मीटर, यानी कि 181.83 मीटर। इस प्रकार से इस छोटे से फॉर्मूले से ही हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू क्लास।